जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, और मैं ये भी बता दूं कि ये जो लेक्चर है, जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 3 जो हुआ है, ये उसी में चंद एक और डेफिनेशन हैं जो हम करना चाह रहे थे, लेकिन ड्यू टू टाइम, क्योंकि टाइम जो है 1 आवर पूरा हो गया था, तो आज हम ये जो चंद एक डेफिनेशन रह गई थी वो डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर दें, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने फंक्शन की बात की थी। हमने वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्शन, और फिर हमने कुछ टेक्निकलिटीज़ जो है वो सीखी थी कि किस तरह से हम शो कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्टली कि ये वन है, किस तरह से हम दे सकते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है देन एक्स इज इक्वल टू वाई आर, इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई देन एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई। फिर हमने इसको ग्राफिकली भी देखा था। हमने इसको इसमें हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को जस्टिफाई करने के लिए पढ़ा था। फिर ऑन टू फंक्शन को हमने देखा था, ग्राफिकली भी देखा था। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे बाइजेक्टिव फंक्शन पे। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का फ़ायदा क्या है? ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये है, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि देखिए, अगर आपको दो सेट्स हैं और आप उनकी कोऑर्डिनैलिटी को इक्वल करना चाहते हैं, या कोई दो स्ट्रक्चर हैं और आप ये साबित करना चाहते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, स्ट्रक्चर ए टू स्ट्रक्चर बी, और साबित करते हैं कि ये जो हमारी मैपिंग है, एक तो ये वेल डिफाइंड है, और फिर ये वन है और ऑन टू है। ठीक है, जैसे आप ग्रुप 3 में पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए दो बातें, एक तो स्ट्रक्चर प्रूव करते हैं होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा बाइजेक्शन। तो मतलब बाइजेक्शन में हम ये भी बाइजेक्शन से हम यही बताते हैं कि भाई जो दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो है वो सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अगर एक ग्रुप का आर्डर जो है वो लेट से 18 है और दूसरे का 20 है, तो फिर तो हम उसकी बात नहीं कर सकते कि ये दोनों जो है आइसोमॉर्फिज्म कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, अब एक और फ़ायदा है, वो तो हो गया जी अलजबरा में। अब रियल एनालिसिस में इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है, और हम बाइजेक्शन की मदद से एक नया फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन में देखिए, पहले तो वापस जाइए, थोड़ा सा एक फंक्शन लिखिए ज़रा। जैसे मैं एक फंक्शन f लिखता हूँ, कैसे लिख लूँ जी? 1a और 2a एंड 3b। हमने ग्राउंड सेट a लिया था 1 2 3, और b जो है वो हमने a b c, राइट। तो आप देखिए कि अगर आप इसका g बनाना चाहते हैं इस तरह से, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये सबसेट ऑफ a क्रॉस b है, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन है, और आपको मैंने बताया था कि हर फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, और आप पहले देखिए ये फंक्शन है 1 2 3 डोमेन के, यानी कि डोमेन है ए से बी हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं। यस, पहली कंडीशन सही है। और दूसरी यूनिक एलिमेंट, 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, और 3 का भी एक ही इमेज है। यूनिक इमेज वाली बात भी सही है, जैसा ये फंक्शन है। ठीक है, अब ज़रा आप एलिमेंट्स को बदल दें, यानी कि आप क्या करें, जो बाद वाले हैं इसके ऑर्डर पेयर में जो बाद वाला एलिमेंट है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है। ये बनेगा a1 a2, मेरा ख्याल आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं, इधर ही बात ख़त्म होगी, क्योंकि आप देखिए
ए जो है वो 1 पे भी मैप कर रहा है और ए जो है वो 2 पे भी, यानी कि फिर इधर से तो देखेंगे तो एक जो ए है उधर 2 एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, राइट। और वैसे भी आप देखिए कि अगर तीसरा भी यहाँ लिख लेंगे तो B3 है, तो अब आपकी डोमेन बननी थी B ABC, तो उसमें C यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, इस वजह से भी फंक्शन नहीं है। लिहाजा में उसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आपका फंक्शन जो है ख़राब हो गया, राइट। तो जी जो है वो फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स फंक्शन कैसे हो सकता है। लिहाजा जी फंक्शन निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो एफ फंक्शन है वो क्या हो, वो बाइजेक्शन हो। चले देखिए, क्या डेफिनेशन बनेगी कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, ऑफ कोर्स ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमने बात की हुई है। बी आर बाइजेक्शन, राइट, ये बाइजेक्शन है। अब जी जो सेट डिफाइन करेंगे, देन जी जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, बी ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ऑफ कोर्स ये किसका सबसेट है, ये बी क्रॉस ए का है, ये किसका, बी क्रॉस ए का। तो इसकी खैर हमें ज़रूरत कोई नहीं है वैसे, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। तो आप देखिए ये जो हमने लिखा है तो इसको हम कहते हैं जी जो है वो एफ इनवर्स होगा। इसका मतलब क्या किया आपने, ये डोमेन थी एफ की, उसको आपने क्या कर दिया, रेंज बना दिया, और जो रेंज थी उसको आपने डोमेन बना दिया, लेकिन शर्त ये है कि एफ जो है वो बाइजेक्शन हो, क्या हो, बाइजेक्शन हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एफ बाइजेक्शन नहीं है तो तब तो आपने देखा कि आप फंक्शन ही इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर उसको इन्वर्स फंक्शन कैसे कहेंगे। लेकिन अगर आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है तो फिर इसका मतलब क्या शर्त होगी, शर्त ये है कि जी इन दिस केस डोमेन जो है एफ की जो है, आप देखें जी को अगर आप कहते हैं जी कि मैंने ये एफ इनवर्स बना लिया है, तो इसका मतलब डोमेन जो इसकी ये ए थी, डोमेन थी इसकी एफ की, और एफ इनवर्स के वजह से ये रेंज बन गई, तो डोमेन ऑफ जो है एफ वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स बन जाएगी, एंड रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बनेगी। ठीक है जी, ये सही बात है। आप देखें अगर ऐसी बात है तो डोमेन ऑफ एफ जो है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, अगर ऐसी बात है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं हेंस B is equal to FA if and only if B is equal to FA if and only if A is equal to F inverse B। लो ए क्या थी, F की डोमेन थी, डोमेन का एलिमेंट था, तो इसका मतलब जब F A पे अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर B मिलता था, और अब उलट हो गया इसका अंदर एफ इनवर्स जब बी में अप्लाई होगा तो आपको आंसर ए देगा। इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ये बात क्लियर होगी सबको, ठीक है, कि हम ये कहेंगे कि बी इज इक्वल टू एफ ए इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, और ये आप कार्टिजन प्रोडक्ट की सेंस में इसको देख रहे हैं, तो ऐसे आप देखिए एफ इनवर्स बन गया। ओके, हम इसको फर्दर थोड़ा सा देखते हैं, राइट। अब यूँ कीजिए कि एक फंक्शन f ले लें और एक फंक्शन g ले लें और उससे इन्वर्स निकालिए। लेट कुछ भी ले लें, f(x) इज इक्वल टू, यू टेक एनी फंक्शन 3x + 1 - 5 ले लेते हैं, 3x - 1, ठीक है, और कुछ भी ले लें x - 5,
और जी एक्स भी आप कुछ इसी तरह से अज्यूम कर लें, ठीक है। जी एक्स हम ले लेते हैं जी, लेट्स से क्या होगा, ये मैं यहाँ से निकालना होगा जी एक्स को, सॉरी मेरे जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें बनानी है, तो अब यहाँ से देखिए एफ एक्स है, तो यहाँ आपको ये शर्त लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, ये एफ एक्स है, राइट। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 है, ऑफ कोर्स एक्स बिलोंग टू आर है, तो आप इसका इन्वर्स निकालिए, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे आप इसको, अगर तो ये बात है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, रिमेंबर दिस। तो अगर मैं इसको अज्यूम करूं, ठीक है, एफ एक्स को अगर y अज्यूम करूं, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 और x माइनस 5। पहली बात ये देखनी है कि ये फंक्शन हमारा जो है 1 1 और ऑन 2 है, यस, ये r से r फंक्शन है, r माइनस 5, यानी कि ये फंक्शन हमारा बेसिकली जो है वो r माइनस 5 टू r है, राइट। ये वाला फंक्शन है r माइनस 5 टू r, राइट। तो आप देखिए ये 1 1 है, ऑफ कोर्स अगर यहाँ कहीं स्क्वायर आता तो फिर -1 और +1 की वैल्यू सेम आ जाती है, राइट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन जो है 1 1 है। और ऑन 2 के लिए आप क्या करेंगे जी, आप इसकी जब रेंज वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वो क्या आता है। हम उसको इस तरह से कर लेते हैं कि आप इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे y लगा दिया और यहाँ से x कैलकुलेट कीजिए। तो x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये x आ जाएगा y माइनस 3 और वो आएगा -1 प्लस 5y, और यहाँ से x आएगा 5y माइनस 1 ओवर y माइनस 3। ऑफ कोर्स यहाँ भी y इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो 3 नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि 3 से फिर बैक आपने कैसे डिफ़ाइन करना होता, तो 3 से ये आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसमें 3 आंसर जो है नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है, क्योंकि इसकी रेंज में अगर 3 होता तो भाई 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 0 हो जाता है। तो रेंज से चूँकि आपने बैक इन्वर्स डिफ़ाइन करना है ना, लिहाजा यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स -3 है। बाकी सारे आंसर जो हैं वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये बहुत एलिमेंट्री बात है। आप वो थॉमस वाली बुक जो है उसका चैप्टर 1, उसमें वो सिखाता है कि किस तरह से आप रेंज और डोमेन डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं छोटी सी, कि अगर लेट्स से आपने ये ले लेते हैं जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एग्ज़ाम्पल। तो आप देखिए इसकी आप पहले डोमेन डिसाइड कीजिए। तो डोमेन इसकी ऑफ कोर्स इस फंक्शन की डोमेन जो है -2 to 2 है, -2 पे 0 आ जाता है, और ये इसकी ओपन इंटरवल है। अभी मैं ओपन इंटरवल की बात नहीं की, लेकिन इतना थोड़ा नॉलेज आपके पास होगा, ठीक है। सॉरी, क्लोज्ड 2 पे भी आंसर आ रहा है जी, क्लोज इंटरवल, क्योंकि -2 पे भी देखें ना 0 आ गया, 0 आंसर तो आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे होता ये 1 ओवर होता तो फिर वो 1/0, तो फिर -2 आपका ओपन में चला जाता, राइट। अब इस डोमेन के ऊपर इसकी रेंज वैल्यूज़ को डिसाइड करना है।
तो आप देखिए -2 पे आंसर 0 आ रहा है, और अगर 0 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि -2 से जब जा रहे हैं 0 तक ये वैल्यूज़ कम हो रही है, और फिर 0 से 2 तक जब 2 डालेंगे फिर 0 आ जाएगा, वो आगे जा रही है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे ही आ रही है, 4 दैट इज़ 2। तो इसका इसके लिए जो रेंज है इसके ऊपर f जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा जी 0 to 2। ठीक है, दोनों जो है आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं। और इस किस्म की टेक्निक है, उसमें अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन की वैल्यूज़ के ऊपर आप गौर करते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि रेंज क्या हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल हम जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं उसमें तो हम डोमेन पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर डोमेन को प्लॉट कर लेते हैं, और फिर उस डोमेन के ऊपर उसकी वैल्यूज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और उसकी जो है मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या है, एंड पॉइंट अगर शामिल है या नहीं है, हमने उसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को उसी लिहाज से देखना। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो इसकी डोमेन जो थी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स 5 के अलावा 5 नहीं थी, क्योंकि 5 जब डालते थे समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं था फंक्शन 5 पे। तो इसकी आप रेंज के ऊपर गौर करें। ठीक है, तो आप डिसाइड करेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल है, तो हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने जल्दी से ये किया कि इसको y मानते हुए हमने ये कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट कर लिया। व्हाट वाज x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये आ गया जी f इनवर्स y इज इक्वल टू 5y माइनस 1 ओवर y माइनस 3, ये आ गया। अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही आंसर आए हैं या गलत आए हैं। इसको किसी एक वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं, इधर 3 इधर 5 या 4 के लिए चेक कर लेते हैं। अब देखें जी, इसी को हमने अगर आप f इनवर्स सर्कल f ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इसका इन्वर्स है तो आपको पता है कि ये आइडेंटिटी आ जाता है, लेकिन इसको चूँकि आगे डिस्कस करते हैं। बहरहाल अभी फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस हम इसको देखने लगे हैं, राइट, क्या बनता है। ये डेफिनेशन मैंने की नहीं है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि ये f इनवर्स f ऑफ x होती है। ठीक है, और अब x की जगह पे आप कुछ भी लगा लेंगे, आप क्या लगा लें, ये इधर 5 का मसला है, 3 का मसला है, तो हम 4 लगा देते हैं। 4, व्हाट इज f ऑफ 4? f ऑफ 4 इज क्या होगा, 12 माइनस 1 11 और माइनस 1 माइनस 11, f इनवर्स माइनस 11, और माइनस 11 जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, -55 माइनस 1 -56 डिवाइडेड बाय, और -11 -3 -14, और कितना आ गया 4। लुक एट दिस, f इनवर्स f को जब हमने 4 पे यहाँ भी ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। तो f इनवर्स f जो 4 पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4 आ गया। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है, जैसे आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो ये हमने एक आर्बिट्ररी के लिए चेक किया, आप किसी के लिए भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर ठीक आ जाता है, राइट। तो इसका तो जो हमने इन्वर्स निकाला है वो सही है, राइट। तो इस तरह से जो है वो f इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। आप कहते हैं कि b इज इक्वल टू एफ ऑफ a इफ़ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू एफ इन्वर्स b। तो इस तरह से आप जो है इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आइडिया है वो है कंपोजिशन। फंक्शंस
अच्छा देखें, हम दो फंक्शन को कंपोज करना चाहते हैं इस तरह से कि पहले हम f को अप्लाई करें और जो आंसर आ जाए fx उसके ऊपर हम g को अप्लाई करें, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। यानी कि दो को हम साइमल्टेनियसली इस तरह से, इस अंदाज से कंपोज करेंगे कि पहले fx निकालिए और फिर जो आंसर आए उसके ऊपर g निकालिए। तो इसके लिए शर्त यह है कि लेट f फ्रॉम a to b, ठीक है, और g फ्रॉम b to c कर लें। ये फंक्शंस विद, यहाँ पे शर्त है कि ये जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ f है, ये b का कोई सबसेट होगा ना, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स ये सबसेट ऑफ b होगा जो कि डोमेन ऑफ g है। इस तरह से आपने लेना है, ठीक है। आप जो भी फंक्शन लें, ठीक है, जो भी फंक्शन लें उसमें जो रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन की डोमेन का सबसेट हो, ठीक है। देन ये जो होगा f सर्कल g जो है, ठीक है, देन f सर्कल g जो है वो फंक्शन होगा फ्रॉम a to c is defined as, कैसे जी, f सर्कल g जब a के एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो वो कैसे होगा, वो f ऑफ g ऑफ a होगा। पहले g a के ऊपर अप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसके ऊपर f अप्लाई होगा। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, जो ख़ास बात, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी जो रेंज है, ठीक है ना, इसकी जो डोमेन है उसकी सबसेट होनी चाहिए, तब आप कंपोज कर सकते हैं। कंपोजिशन के लिए ख़ास शर्त है, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा एक और अंदाज से भी आप देख सकते हैं। कैसे कि ये आपका फंक्शन ए, ये बी, सॉरी सेट्स, ये सी है, ये बी है, ये ए है। और फ़र्ज़ करें इसको मैं कट कर देता हूँ, ये इस तरह से। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली ये जो है यहाँ से यहाँ आपने क्या लिया था, हैं जी, f लिया था, तो ये f ऑफ a है। ये क्या है, ये जो मैंने इस तरह से बना दिया, ये f ऑफ a है, राइट। अब यहाँ पे एक एलिमेंट अगर x है, ठीक है, ये a, चलो a एलिमेंट है, तो a जब f के ऊपर अप्लाई होगा तो यहाँ आएगा, क्योंकि इस पोर्शन में आएगा ना, इस पोर्शन में नहीं जाएगा। इसके तमाम एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, इसके एलिमेंट इधर जाते हैं, लेकिन जब ये उधर जाएगा तो यहाँ से यहाँ जो है वो फंक्शन वाला है g, तो जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस एलिमेंट इज f ऑफ a, और g जब इस एलिमेंट में अप्लाई होगा वो होगा g ऑफ f ऑफ a, राइट। आप देखें तो ये डायरेक्ट फंक्शन बन रहा है, ए डायरेक्ट जो है इस पे, और इसको आपने डिफाइन किया है g सर्कल f अप्लाइड ऑन a। लुक, यहाँ से यहाँ ये फंक्शन बन गया आपका g सर्कल f। तो इसमें शर्त क्या थी कि जो इसकी जो रेंज थी वो इसकी जो है वो सबसेट होनी चाहिए, राइट। और फिर यहाँ से वहाँ जो g है, तो इस तरह से जो आप फंक्शन को कंपोज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, राइट। तो ये कंपोजिशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है जी, याद रखिएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वैल्यूज़ है। तो ये हम कंपोज कर रहे हैं, यानी कि पहले f अप्लाई होता है और फिर उसके ऊपर g अप्लाई होता है, g सर्कल f, यानी कि पहले हमने f को अप्लाई किया, फिर हमने इसके ऊपर g को अप्लाई कर दिया, राइट। ओके,
अब देखिए इसको मैं रब करता हूँ, इसके लिए कुछ एग्जांपल आप बना सकते हैं। और ये भी आप नोट कीजिए कि एग्जांपल बनाइए, मतलब दोनों फंक्शन f और g में r2r ले लेता हूँ, राइट। और इस तरह से ले लेता हूँ कि f जो है वो ले लेता हूँ मैं 2x + 1 fx। इसका मतलब ये r से जो है हमेशा अगर मैं 2x + 1 टाइप के नंबर होंगे ना, चलिए अगर इंटीजर्स होते तो ये आड इंटीजर टाइप के नंबर है, लेकिन हम चूँकि रियल नंबर ले रहे हैं। आप इसकी डोमेन सेट भी कर सकते हैं, आप r से जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से आप इस पे आ जाएं ऑड इंटीजर्स पे, राइट। तो या r से r भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। और दूसरा फंक्शन लें जी, gx जो है वो x² x² -1 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 2x² -1 ले लेते हैं। आप देखें ज़रा, ये हमारा इस तरह से, और लुक एट दिस, यानी कि ये इस आर टाइप का जो पोर्शन है ये यहाँ आ जाएगा। 2x² -1 अगर इंटीजर्स की भी हम बात करें, वैसे तो मैं आर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी डोमेन और रेंज को इंटीजर्स के दरमियान भी एडजस्ट करना चाहें तो फिर ये देखिए, ये 8 जो है इसकी रेंज है वो 8 वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है। और ये कोई फंक्शन है, ठीक है, 2x² -1, ये भी मैंने 8 ही बना दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 8 वाला हिस्सा बने। मैं अगर वैसे ही x² + 1 ही बना देता तो, या सिंपली x + 1 बना देता, या कोई और भी बनाया जा सकता था, कोई इससे इशू नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस पोर्शन में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो अब आप निकालिए जी g सर्कल f अप्लाइड ऑन x, तो क्या होगा g ऑफ f ऑफ x। तो fx, व्हाट इज fx? ये 2x + 1, g ऑफ 2x + 1, ये fx ये 2x + 1। और g क्या करते हैं, जो भी जिसके ऊपर g अप्लाई होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है, उसका स्क्वायर करता है, उसका स्क्वायर करके उस 2 और -1 करता है, यानी कि ये होगा 2x + 1 का स्क्वायर, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे। तो ये कितना बनेगा, ज़रा लगाओ साहब जी, 4x², राइट, और 2 बाहर भी है, ठीक है, 8x², फिर 4x और 2 बाहर भी है, प्लस 8x, और क्या आएगा +1 + 2, तो +1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर f सर्कल जी आप निकालें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, राइट। f सर्कल जी अगर आप निकालना चाहें रियल को रखते हुए, f सर्कल जी x निकालेंगे तो वो क्या आएगा, व्हाट इज f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x क्या है जी, 2x² -1 है, और वो क्या करता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता है, 2 × 2x² -1 और +1 इसमें कर देता है, तो ये बन जाएगा जी 4x² और +2 +1 है जी -1। देखिए दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब इन जनरल एक ये भी बात निकल आई कि f सर्कल g और g सर्कल f का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक सूरत में इक्वल हो सकते हैं कि अगर f भी जो है सम पावर ऑफ x है और g भी जो है वो सम पावर x है, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह से हो जाए। आप देखें ज़रा, ट्राई करें। आप देखें कि अगर fx आप ये ले लें कि x³ है और gx आप ये ले लें x² है, तो फिर क्या बनता है f सर्कल g अप्लाइड ऑन x, जी f ऑफ g ऑफ x
तो एफ ऑफ व्हाट इज जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, और वो क्या करता है, इसकी 3 ले लेता है, एक्स स्क्वायर 3 एक्स 6। अब जी सर्कल एफ जब एक्स पे अप्लाई होगा तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ व्हाट इज एफ एक्स, दिस इज एक्स क्यूब, और वो पावर 2 लेगा, एक्स क्यूब पावर वो भी एक्स 6 आ जाएगा। तो इस केस में ये इक्वल भी आ जाते हैं, लेकिन इन जनरल जो है, इन जनरल आप कह सकते हैं इन जनरल एफ सर्कल जी इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ। ओके जी, कंपोजिशन क्लियर होगी, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन जो है, इसको अगर बाइजेक्शन नहीं है और हमारा फंक्शन 1 1 है तो सबसेट से बैक जो है आप ले सकते हैं। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा फर्ज करें ये फंक्शन ऐसा है 1 2 3 और ए बी सी डी, दिस ये ए है, ये बी है, ये एफ है, तो अब ये बाइजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम यहाँ से इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसको आपको इसका सबसेट ले लें, एच ले लें, ठीक है। तो अब एक जो मैपिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो एच से एच टू ए जब डिफाइन करेंगे तो बेसिकली वो एफ इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और हम एच से ए डिफाइन कर रहे हैं, जब एच से ए करेंगे तो वो एफ इन्वर्स बन जाएगा। इस तरह से भी आप इन्वर्स डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब इन्वर्स डिफाइन करने के लिए 1 1 होना काफ़ी है, आप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बाइजेक्शन है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर तो वो दोनों के सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो इन्वर्स को सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है, मोनोटोन फंक्शन जो है उनके अंदर हम देख लेते हैं कि अगर मोनोटोन फंक्शन जो है उनमें आप 1 1 की बात करते हैं वो किस तरह से देखें, वो जब आएगा आर्टिकल तो मैं आपको बताऊंगा, राइट। अभी डोंट बी कंफ्यूज, हम इतना आगे नहीं जाना चाहते। ओके, अच्छा, इन्वर्स का ये भी फ़ायदा है कि आप देखें एक फंक्शन जो था अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है, तो इसलिए यहाँ एफ ऑफ -1 जो है एफ ऑफ 1 है, राइट। तो ये 1 1 नहीं है, आप इसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए 1 1 है, ठीक है। मतलब अगर आप r प्लस यूनियन 0 से देखें, से यहाँ से अगर आप इसको देखें, माइनस वाला को छोड़ दें अप टू r जो भी है, तो अब ये 1 1 है, यहाँ के लिए 1 1 है, राइट। क्योंकि आप देखिए 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 4, अब एक के ऊपर 2 वैल्यूज़ नहीं आएंगी, तो इस डोमेन के साथ जो है हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज जनरली आप देखिए तो -1 और 1 जो है दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, इस तरह से -2 और 2, तो ये 1 1 ही नहीं है, लिहाजा इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये मैं आइडिया देना चाह रहा था कि आप उसकी जो डोमेन को रिप्लेस करने से या उस पोर्शन में जिस पोर्शन में 1 1 है उसको एडजस्ट करने से आप इन्वर्स एक निकाल सकते हैं। इन्वर्स का आइडिया जो है वो उसमें ढूंढ सकते हैं ताकि कुछ पोर्शन के लिए हम इन्वर्स की बात कर सकें। ओके, अब चलिए आगे। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है जी? अब मैं बेसिकली रेस्ट्रिक्शन की तरफ आना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये 1 1 की बात कर रहा था, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि एक फंक्शन है लेट f फ्रॉम a टू b, एनी फंक्शन, और यहाँ पे जो c जो है वो सबसेट ऑफ a है। इफ अगर c जो है सबसेट a है
तो फिर जो फंक्शन आप डिफाइन करेंगे बस इस तरह से डिफाइन कर लें, ठीक है। ये आपका सी है और ऑफ कोर्स ये आपका ए है और ये आपका बी है, और आप एक नया फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं जी, जो सी से जब इधर आएगा, जब सी से इधर आएगा सी की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, सी की वैल्यूज़ के लिए हम कहेंगे कि जी ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ सी होगा फॉर ऑल सी बिलोंग टू सी। ये सी सेट है, इसकी क्या है सेट, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप देखिए सी की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपने उसका वो वही ले लिया। एफ क्या था, एफ जनाब वो आपका सॉरी ये ए था, ये बी था और ये एफ था। एफ पहले आपका ए से बी है, ठीक है। तो इतने से पोर्शन के लिए जी एफ सी जो है वो आपने एफ एफ सी रखा, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू एक्स है तो जब ये यहाँ आएगी, ठीक है, आप जी ऑफ एक्स, इसका मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि इधर आपने इसको रेस्ट्रिक्ट किया, इधर मुझे नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। तो लेट्स से इन जनरल हम कहते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप डिफाइन करें एक नया फंक्शन जी के सबसेट के, यानी कि डोमेन का एक सबसेट लें, उस सबसेट के ऊपर जो है जो नया फंक्शन है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस फंक्शन। तो फिर इस नए फंक्शन को हम कहते हैं, जी को कहते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ, ठीक है, सी के लिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू सी। और इसके लिए सिंबल भी क्या कहते हैं, जी को कहते हैं, देन जी इज कॉल्ड restriction of F to C, और रिटर्न एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, जी भी लिख लेंगे और F सी, सी हमने सबसे लिखा, ये भी सिंपल है। अब रेस्ट्रिक्शन आ गई, रेस्ट्रिक्शन का क्या फ़ायदा हुआ, मतलब देखिए अगर पूरी डोमेन के ऊपर एक्स स्क्वायर जो था वो 1 1 ही नहीं था, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसकी जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके ऊपर अगर वही मैपिंग रखते तो उसके ऊपर 1 1 था, ज़्यादा जो हमने पॉजिटिव नंबर के लिए लिया, पॉजिटिव नंबर जो है उसको सी ले लें, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के सेट को सी ले लें, और पूरी जो डोमेन आर थी और फंक्शन आपका एफ जो था वो एक्स स्क्वायर था, और फिर इस पोर्शन में आप देखेंगे इस पोर्शन के लिए वो 1 1 था, लिहाजा इस पोर्शन से बैक उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो ये एक किस्म का मतलब आप एक ऐसा सबसेट डोमेन से ढूंढ लेते हैं जिसके लिए फंक्शन का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल हो जाता है। एक तो ये भी आइडिया है, ठीक है, क्योंकि वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो 1 1 ही नहीं था, उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं था, लिहाजा आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, आपने वो क्या किया, उसकी डोमेन का एक सबसेट ले लिया जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और उसके लिए जनाब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वो 1 1 भी था, और उसका इसलिए इन्वर्स वहाँ से बैक पॉसिबल था, राइट। तो ये रेस्ट्रिक्शन का एक फ़ायदा है। और जो ये जो नया है क्योंकि आपने इसको इसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया है तो ये रेस्ट्रिक्शन है, और इसी तरह से हम एक्सटेंशन को भी डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन वो आगे जाके मैं कॉन्टीन्यूटी में डिफ़ाइन करूँगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कॉन्टीन्यूटी की बात करेंगे, कई फंक्शन ऐसे हैं जो कॉन्टीन्यूस नहीं होते तो हम उसकी एक्सटेंशन बना लेते हैं, और जहाँ पे कॉन्टीन्यूटी का मसला हो रहा है उसको फिल करके आप एक नया फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसको हम एक्सटेंशन कर। चलें हम बात कर ही लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक एक फंक्शन, ये आम सा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 4 -4 ओवर लेट्स से x -2, ठीक है।
चलिए अगर 4 आपको मुश्किल लग रहा है तो 2 हम लिख लेते हैं, ये तो बड़ा पॉपुलर है। अब ये 2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो यहाँ में हमें लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू, लेट्स से, एंड 0 एल्सवेयर, राइट। तो चले ऐसे भी अगर ना डिफाइन करें, मैं ये डिफाइन नहीं करता, ऐसे x इज नॉट इक्वल टू। तो अब देखिए 2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है ये फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन 2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, और हमें पता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू है, लिहाजा x माइनस 2 कोई स्मॉल नंबर है, वो स्मॉल नंबर से कट जाएगा, तो बाकी x प्लस 2 है, तो उसमें x डालेंगे 2, तो 2 के नियर अबाउट तकरीबन 4 आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g के वो f(x) ही हो, x इज़ नॉट इक्वल टू, और उसके लिए 4 आ जाए when x इज इक्वल टू, तो ये एक्सटेंशन बन गई, ठीक है। और वो इसकी रेस्ट्रिक्शन, तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन का आइडिया, क्योंकि देखिए जी कि जी जो है इस पोर्शन के लिए है, जी रेस्ट्रिक्शन है इन अ सेंस कि इसकी डोमेन के लिए आपने उसको जी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एफ के साथ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। तो इसको आपने उसके साथ जी जो है क्या है, रेस्ट्रिक्शन है टू एफ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू दिस डोमेन आर माइनस 2, और अगर जब इसको भी काउंट करेंगे तो फिर चूँकि आप वो 2 के ऊपर डिफाइन नहीं, तो आपने डिफाइन कर दिया, तो ये उसकी एक्सटेंशन भी बन गई, राइट। हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाके कॉन्टीन्यूटी की बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि आप एक्सटेंशन कैसे करते हैं और किस तरह से आप कॉन्टीन्यूस फंक्शन को भी एक्सटेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनकी हम बात करेंगे और हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक्स मॉडुलस वो है माइनस एक्स when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0 and x when x is greater than 0। अब देखें -2 की मॉडुलस जब निकालनी है तो -2 जो है, ये देखिए अगर x लेस देन 0 तो माइनस टाइम आंसर आ जाएगा, तो -2 जो है चूँकि आप देखें ना ये 0 है और -2 यहाँ आएगा, 0 से लेस है, अगर x लेस देन 0 तो ये माइनस टाइम आ जाएगा, तो ये माइनस टाइम -2, तो ये 2 ही आ जाएगा। और अगर 2 मॉडुलस की बात करें तो वो 2 पहले पॉजिटिव है, इस साइड पे है, ठीक है, 2 पॉजिटिव वैसे ही आ जाएगा। लिहाजा इन इधर केस आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसका ग्राफ भी आप देखें तो यूँ रहेगा, एक ये आ जाएगा, एक ये, यानी कि अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो ऊपर ही रहेगा, राइट। ओके, ये बड़ा सिंपल है, सब लोग जानते हैं, आगे चलते हैं। मॉडुलस फंक्शन से मिलता जुलता एक और फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स। ये क्या होता है? ये होगा -1 when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0 and 1 when x is greater than 0। इसका तो फैसला नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इन दोनों को हम वाइंड अप करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो यूँ देखें कि जब 0 है तो वैल्यू 0 है, और जब 0 ग्रेटर दैन 0 है तो वैल्यू 1 पे आ जाती है, थ्रू कांस्टेंट है, और जब लेस दैन 0 है तो ये, और यहाँ ज़रा ओपन सर्कल लगा देते हैं यहाँ भी कि 0 के ऊपर वैल्यू ये है, ये नहीं है, बाकी इस तरह से आप कर दें, तो ये देख रहे हैं ये इस तरह का फंक्शन है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो सिग्नम ऑफ, यानी कि अगर आप x ओवर x मॉड को देखना चाहें, x x मॉड क्या होता है? -x होता है अगर x लेस देन 0 हो, लेस देन 0 के लिए -x और कट के -1 आ जाएगा, और ग्रेटर देन x के लिए मॉडुलस f x होता है तो कट के 1 आ जाएगा। लिहाजा आप कह सकते हैं कि सिग्नम जो है, सिग्नम ऑफ x जो है वो x ओवर x मॉड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह से सिग्नम को डिफाइन कर सकते हैं कि x ओवर x मॉड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड
0 व्हेन x इज इक्वल टू, एक और अंदाज से आप सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको आगे हम जाके देखेंगे। तो ये सिग्नम फंक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, और हमने जब डिस्कस करेंगे डिसकॉन्टीन्यूटीज़ को तो इनकी एग्जांपल्स को दोबारा देखेंगे। ओके, कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी। मॉडुलस फंक्शन जो है देखें उसमें डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे एक और बड़ा पॉपुलर फंक्शन है DIRCH फंक्शन, डिरिचले, इसको पढ़ते हैं डिरिचले, ठीक है। डिरिचले फंक्शन ये क्या होगा, ये होता है जनाब, अगर इसको मैं कुछ भी कहते हैं g of x, तो ये होगा 1 when x belong to q and 0 when x does not belong to q। अब इसको देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रियल लाइन के अभी हमने ये शुरू नहीं की, इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो यानी कि यहाँ ग्राफ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब रैशनल के साथ कहाँ इरेशनल है, यूँ 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 यूँ। अगर आप कंप्यूटर पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो शायद मेरा ख्याल आप देख ना सके, यूँ यूँ एक झटका ही लगेगा, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स, एंड बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रैशनल, also there exist infinite irrational numbers, and between two rational numbers there exist infinite rational and infinite irrational, and so forth। तो इसलिए जब x q को बिलोंग करता है ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो यूँ यूँ ऐसे होगा, और मेरा ख्याल है शायद नज़र भी ना आए। तो ये डिरिचले फंक्शन है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे जाके, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उसके बाद दो फंक्शन और हैं, एक हम कहते हैं जी ब्रैकेट फंक्शन, इसका ये भी सिंबल है, इसका ये भी सिंबल है, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। इस तरह से ये ब्रैकेट फंक्शन है। कौन सा जी, ब्रैकेट और फ्लोर फंक्शन। अब ये देखिए, जब मैं एक्स ब्रैकेट की बात करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, अगर आपका इंटरवल -1, चले 0 से स्टार्ट हो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, 0 और 1 में 1 शामिल नहीं है, 1 से पीछे है, तो कौन सा इंटीजर है, 0 ही है। और फिर 1 लेसर इक्वल टू x लेस देन 2, क्या आंसर आएगा, 1। इस तरह से -1 लेसर इक्वल टू x लेस देन 0, आंसर क्या आएगा, -1। -2 लेसर इक्वल टू x लेस देन -1, क्या आएगा, -2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 2 लेसर इक्वल टू x लेस देन 3, 2, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान है। अब देखिए मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। जी 0 मतलब हम कर लेते हैं 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ 0 है। 1 के ऊपर ज़रा सर्कल यूँ कर देंगे, 1 के ऊपर वैल्यू, इस 0 और 1 के दरमियान वैल्यू 0 ही रहेगी। ये सारी मैंने कर दी है, 0 पर वैल्यू 0 है, सॉरी 0 रहेगी ना, इस पे वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है।
और 1 और 2 के दरमियान वैल्यू, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, -1, -2, -3, -4। और 1 और 2 के दरमियान ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर, जब आपका 1 लेसर इक्वल टू x लेस दैन 2 था तो वैल्यू 1 थी, राइट। तो 1 ये है, ये आएगा, तो 1 के ऊपर वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ये 2 चूँकि 2 से छोटा था इसलिए यहाँ पे ऊपर ये जाएगा यूँ, फिर यूँ, फिर -1 पे यूँ, और 0 पे वैल्यू ये ओपन है, फिर यूँ। तो देखिए ये आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे स्टेप फंक्शन, तो ये भी स्टेप फंक्शन है, एक किस्म का ये स्टेप्स बन गए, लुक एट हियर, ये स्टेप्स बन गए, तो ये स्टेप फंक्शन है। इस तरह से आप दूसरा जो है वो क्या है, सीलिंग जो है उसका ये है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x, स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x, ओके। इन दोनों को ढूंढने के लिए एक बड़ा आसान तरीका भी है, वो ये है कि आप लाइन लिखिए और लेट्स से 2.4 है, एक 2.4 है, 2.4 किन दो इंटीजर्स के अंदर आता है, इधर 2 होगा और इधर 3 होगा। तो 2.4 की जो ब्रैकेट है वो ये फ्लोर नीचे को है, सीलिंग ऊपर को है, तो ये ऊपर को है, आगे है, ये नीचे है, तो एक बड़ा आसान तरीका, इसकी ब्रैकेट जो है 2 है और 2.4 का जो सीलिंग है वो 3 है। इस तरह से अगर -2.4 होता तो इधर कौन सा इंटीजर था, -3, और इधर कौन सा था, -2, तो -2.4 के लिए ब्रैकेट क्या होगी, फ्लोर उसका ये बन रहा है, दिस इज -3, और -2.4 का जो सीलिंग है वो क्या बनेगी, -2, ओके। ये चंद एक बातें जो है डेफिनेशंस हैं जो हमने देखी हैं। इससे पहले हमने फंक्शंस को, ये मैंने बताया कि ये पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी है, और आज नया लेक्चर नहीं था, ये समझ लें कि उसी का फॉलोअप था। और ये चंद एक डेफिनेशन जिनमें ख़ास तौर पे इन्वर्स फंक्शन और रेस्ट्रिक्शन, एक्सटेंशन और कंपोजिशन, राइट। बाकी तो ये फ़िक्स डेफिनेशन है, चंद एक वो आसान है, लेकिन आपको हर फंक्शन का इन्वर्स निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, कंपोज डिफरेंट फंक्शन को करना पड़ सकता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन डिफरेंट तरीके से या एक्सटेंशन डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़रा इन डेफिनेशंस को प्लीज़ आप गौर से देखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपके ज़हन में आता है, तो काइंडली राइट मी, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, उस पर इंशाल्लाह हम बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।